गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रबंध शब्द को आपको समझाया था। आज मैं इस क्लास में 3 बातों पर फोकस कर रहा हूं। प्रबंध की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा प्रबंध के महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरुआत विशेषता से, फीचर्स से। सबसे पहला विशेषता है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कहता है नो गोल इन द हैंड, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो आप मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? तो किसी भी संस्था के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, उद्देश्य का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी 1 लाख एलईडी बना के मार्केट में बेचना चाहती है, तो उद्देश्य तो हो गया कि 1 लाख एलईडी बनाना है, उसे मार्केट में बेचना है। अब उसको बेचने के लिए हम उसकी कार्य योजना बनाएंगे कि काम कहां से स्टार्ट हो। सभी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करेंगे, जितने हमारे वर्कर्स हैं, हमारे इंप्लॉय हैं, उसको हम मोटिवेट करेंगे। और उसके बाद सभी संसाधन को संगठित करेंगे, यानी उस 1 लाख एलईडी को मार्केट में लाने के लिए किन किन संसाधनों की, किन किन रिसोर्सेजों की हमको जरूरत है, इसकी भी व्यवस्था करना हमारे प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो आपने पहला पॉइंट देखा, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमारे हाथ में एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य के लिए हमको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, प्रबंध सर्वव्यापक है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का हमारा तात्पर्य है कि वर्तमान समय में हमारे आसपास 2 तरह की संस्थाएं देखने को मिलती है। पहला व्यावसायिक संस्था, दूसरा गैर व्यावसायिक संस्था। यानी कि एक संस्था प्रॉफिट कमाने के लिए, दूसरा बिना प्रॉफिट कमाने के लिए। संस्था दोनों ही है और प्रबंध की आवश्यकता दोनों संस्थाओं को है, इसलिए कहा गया है प्रबंध सर्वव्यापक है, सभी जगह। तीसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है भाई? तो जिस प्रकार खाना खा लेने के बाद पुनः भूख लगती है, हमने खाना खाया फिर भूख लगेगा, ठीक उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में प्रबंध एक बार कर लिया जाए यह संभव नहीं है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में एक बार काम कर लेंगे वो संभव नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जब और यह बराबर चलती रहती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं जब जब काम तब तब प्रबंध। यानी जब जब हमारे पास काम होगा तब तब हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यह निरंतर है, यह चलते रहता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम एक लॉकडाउन का दे रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं, हमारे बच्चे हमारे सामने होते हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे होते हैं, मार्कर होता है, हम पढ़ाते हैं। यही सिस्टम चल रहा था। लेकिन आज परिस्थिति देखिए, लॉकडाउन के कारण हमें लाइव आके यूट्यूब के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम आपके बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। यही ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि समय के हिसाब से हमने अपने आप को उस हिसाब से बदला है। तीसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। हमने पहला पॉइंट बताया, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापक है। तीसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। और चौथा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का तात्पर्य, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। कहने के लिए मार्केट में बहुत सारा की संस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन आप उस संस्था को ज़्यादा उचित मानते हैं जिसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है।
कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने आप जुबान पे आता है कि नहीं इस कंपनी का मोबाइल बेहतरीन है, इस कंपनी का सिम बेहतरीन है। क्यों जुबान पे आता है? वो मैनेजमेंट के कारण, कि उसके वर्कर्स, उसके जितने भी मैनेजमेंट्स करता है सब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए कहा गया है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैं फिर से दोहरा दूं, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। सेकेंड, प्रबंध सर्वव्यापक है। तीसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। चौथा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स हैं। आप किसी भी तरह का मार्केट में बुक्स लेके आप और पॉइंट्स का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट से मुझे विश्वास है कि आप विशेषता को समझ गए होंगे। अब हम आपका ध्यान प्रबंध के उद्देश्य की ओर ले जाना चाहते हैं। ये प्रबंध का उद्देश्य क्या है भाई? तो प्रबंध के उद्देश्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। गौर से सुनना, प्रबंध के उद्देश्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स। दूसरा सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्ट्स। तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स तीनों पढ़ना है। सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो संगठनात्मक का अर्थ पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्य है। हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सेटअप से दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। उसमें 3 बात को आपको समझना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आप 3 बात को गौर से समझिए। पहला, जीवित रहना, सर्वाइवल। क्या सर ये जीवित रहना क्या होता है? जब कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में आती है, वो सबसे पहले लाभ कमाना नहीं चाहती है, वो चाहती है मार्केट में उसका पैर जमे। मैनेजमेंट करता चाहता है कि मार्केट में लोग उस वस्तु को जाने। जिस क्षेत्र से हम आए हैं, प्रोडक्शन के क्षेत्र से आए हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से आए हैं, जिस क्षेत्र से हम आए हैं, हमारा सबसे पहला होता है जीवित रहे, सर्वाइव करें, उस बिजनेस में लोग हमको पहले जाने। अब बिजनेस में जम गए तब सेकेंड पॉइंट, लाभ, प्रॉफिट। स्वाभाविक है व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने तथा व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए लाभ की अहम भूमिका होती है। अतः प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय में पर्याप्त लाभ अर्जित हो। सबसे पहले तो आप जीवित हो, बिजनेस को मार्केट में जमावे मैनेजमेंट के तहत। दूसरा, जब बिजनेस जम गया है तो लाभ होगा ही। आपका ध्यान लाभ पर भी होना चाहिए। फिर तीसरी बात, विकास, ग्रोथ। वो अपने आप दिखने लगता है। हर व्यवसाय चाहता है कि विकास करे। प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। यदि इन सभी में वृद्धि हो रही है, हमारा विकास दिख रहा है, हमारे वर्कर्स बढ़ रहे हैं, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो कहेंगे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में 3 बात, फिर से गौर से सुनो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में 3 बात, अगर हो सके तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में 3 बात। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। 3 बात समझ गए? यह है संगठनात्मक उद्देश्य। अब हम आपका ध्यान दूसरा ले जाना चाहेंगे सामाजिक उद्देश्य पर, सोशल ऑब्जेक्ट्स। ये सोशल ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को निभाना। गौर से सुनो, एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने संबंधी उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहली बात आता है वातावरण को दूषित होने से बचाना। आप जहां मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको अपने इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना है। दूसरा, जीवन स्तर के सुधार में योगदान। आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी उठना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए ना, लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका हाई होना चाहिए। तीसरा, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। सस्ता में अच्छा सामान। मैनेजमेंट कहता है कि सस्ता में आपको अच्छा सामान मिलना चाहिए। फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी एक मैनेजमेंट कर ही देता है। समाज में कोई फैक्ट्री लगेगा, वहाँ का वर्कर्स काम करेंगे। समाज में कोई इंस्टीट्यूशन खुलेगा, वहाँ के आसपास के वर्कर्स आएंगे। तो ये चौथा पॉइंट है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आपने देखा संगठनात्मक उद्देश्य, फिर आपने देखा सामाजिक उद्देश्य। अब हम आपको तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में बताना चाहेंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। इंडिविजुअल का तात्पर्य प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य का अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से है। हम अपने वर्कर्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपने वर्कर्स के बारे में सोचना, अपने वर्कर्स के बारे में जब सोचते हैं वही है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। उसमें सबसे पहली बात आती है उचित पारिश्रमिक देना, जो उसका रियल रेम्यूनरेशन है उस वर्कर को मिलना चाहिए। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, जहां काम करने के लिए वर्कर्स आते हैं वहां अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। और तीसरा, लाभ में हिस्सा प्रदान करना। अगर आप बोनस के माध्यम से, उसके प्रमोशन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसको आप बोनस दे सकते हैं, तो वर्कर्स को मिलने का हक है, उसको देना चाहिए। तो आपने अभी तक सीखा विशेषता, फिर सीखा उद्देश्य। उद्देश्य के बाद हम आपका ध्यान प्रबंध के महत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। प्रबंध के महत्व के अंतर्गत एक लाइन में फिर से बोलना चाहूंगा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इजकल टू जीरो या फेल्योर। यही उसका महत्व है। आज के किसी भी काम में, आज के समय में किसी भी वर्क से आप मैनेजमेंट को हटा दीजिए, वो काम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नथिंग, कुछ बचेगा ही नहीं। बिना मैनेजमेंट का आज का कोई काम संभव नहीं है। उस इंपोर्टेंस के तहत मैं सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। गौर से सुनिए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका उद्देश्य प्रधान क्रिया का होना है। एक प्रबंधक उद्देश्य की प्राप्ति सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही निर्देशन करके ही करता है। ग्रुप गोल्स का मतलब होता है, थोड़ा सोचा जाए, संस्था में टॉप लेवल पे भी लोग हैं, मिडिल लेवल पे भी लोग हैं, लोअर लेवल पे भी स्टाफ हैं। तीनों क्षेत्र से काम होना चाहिए। ग्रुप के साथ, अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, सबके साथ मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स इंक्रीज, यह आपकी कुशलता को बढ़ाता है। एक प्रबंधक सभी संसाधनों का कुशलता उपयोग करता है। एक प्रबंधक संसाधनों का कुशलता उपयोग करता है, करके कुशलता में वृद्धि करता है। जैसे मानव, मशीन, माल और धन। कहने का मतलब हमारे संस्था में कितनी लोगों की जरूरत है, हमारे संस्था में कितने मशीन चाहिए, किस तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा कहां से आएगा, इन तमाम बातों पर ध्यान वही देता है। तीसरा, प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कहता है प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। बदलते वातावरण में काम करने के लिए संगठन में भी उनके अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर विरोध को समाप्त करता है। सोचा जाए ना कि जिस समय मार्केट में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया होगा, पुराना स्टाफ किसी भी क्षेत्र का उसका विरोध करता था कि नहीं, मैं मैनुअल वर्क ही करूंगा, मैं मैनुअल वर्क ही करूंगा। लेकिन नहीं, मैनेजर ने उन्हें छुट्टी दिया कि नहीं, आप कंप्यूटर सीखिए। आज वही स्टाफ कंप्यूटर पे काम को आसानी से कर लेता है। तो ही कहा गया है प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। चौथा, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। मैनेजमेंट हेल्प इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको पीछे बताया है, बस वही बात। पर्सनल ऑब्जेक्ट में मैंने जो पीछे जस्ट समझाया है वही बात को दोहराना है कि व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आपने जिन बातों को पढ़ा उस तमाम बातों का ही अध्ययन करना है। जैसे अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि एक वर्कर्स को उचित पारिश्रमिक देना है, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है, लाभ में हिस्सा प्रदान करना है, ये उसका भी उद्देश्य होता है। और लास्ट अंतिम पॉइंट हमारा है, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फिर वही बात, अपने समाज के बारे में सोचिए तो समाज के बारे में क्या सोचेंगे, तो उसे रोजगार के अवसर मिले, वातावरण को दूषित होने से बचाइए, अच्छी क्वालिटी के वस्तु उचित मूल्य पर दीजिए, यही है। तो आज मुझे विश्वास है कि आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया, फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स, इम्पोर्टेंस। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को यह नोट्स PDF फाइल के रूप में चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आप लोग के लिए जब तक लॉकडाउन है मैं प्रयास करूंगा कुछ न कुछ वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को आपके पास रख सकूं।